सीधा सीधा जा ही रहा था कि मुझे एक टेंपल दिखाई दिया जिसका नाम है साकी मुनि बुद्धा गया टेंपल। और एक टेंपल विजिट किया हूँ मैंने, पता नहीं क्या नाम है इसका, इंग्लिश में कुछ लिखा हुआ नहीं है। ये जो टेंपल दिख रहा है आपको मेरे पीछे, ये एक्चुअली श्रीनिवासा पेरुमल टेंपल, जो कि काफ़ी पुराना टेंपल है सिंगापुर का, और ये लिटिल इंडिया में लोकेटेड है। तो चलिए अभी आगे निकलता हूँ मैं और फिर आगे जाके देखता हूँ अभी और भी कुछ देखने मिलता है क्या, पता नहीं। अभी जैसा जैसा मुझे दिख रहा है वैसा वैसा मैं जा रहा हूँ, तो अभी आगे जाके देखता हूँ और भी कुछ मिलता है क्या, नहीं तो सीधा गार्डन बाय द बे की तरफ निकल जाता हूँ। तो अभी मैं बस चल ही रहा हूँ और चलते चलते देख रहा हूँ कि बहुत सारे रेस्टोरेंट्स है जो वेजिटेरियन है उनके लिए। तो खास बता दूँ कि वहाँ पर जैसे मेरे पीछे लिखा हुआ है वेजिटेरियन रेस्टोरेंट, तो ऐसे तो वेजिटेरियन लोगों के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर, क्योंकि रेस्टोरेंट वेजिटेरियन रेस्टोरेंट्स तो है ही लिटिल इंडिया में। साथ ही साथ आप किधर भी जाइए सिंगापुर में आपको वेजिटेरियन खाना आराम से मिल जाएगा। आप पूरे सिंगापुर में किधर भी जाइए, हॉकर सेंटर में भी आप जाके खाओगे तो आपको वेजिटेरियन फूड वहाँ पर भी मिल जाएगा। तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है सिंगापुर में खाने को लेकर। अगर आप वेजिटेरियन हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आराम से सिंगापुर में खाना ढूंढ सकते हो। हॉकर सेंटर में जा भी रहे हो तो बस वहाँ पर देख लेना, क्योंकि वहाँ पर आपके सामने ही सब रखा हुआ रहता है, जिसे जो भी वेजीज है हर चीज़ रहती है वहाँ पर। बस उसे आप सिलेक्ट कीजिए और जो भी आपको पसंद है बस आप ले लीजिए। सिंगापुर में वेजिटेरियंस के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आकर आराम से यहाँ पर रह सकते हैं और खाना आराम से आपको मिल ही जाएगा। अगर आप वेजिटेरियन हो तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आराम से खाना ढूंढ सकते हो और खाना खा सकते हो। तो चलिए अभी मैं आगे जा रहा हूँ और आगे देखता हूँ और भी कुछ है क्या, नहीं तो सीधा दूसरे गार्डन बाय द बे की तरफ ही निकल जाऊँगा। अभी मैं आ चुका हूँ मुस्तफ़ा सेंटर के पास। तो बस यहाँ पर आपको जो भी चाहिए मुस्तफ़ा सेंटर में आपको सब मिल जाएगा। हालांकि मुझे माइक नहीं मिला था पता नहीं क्यों नहीं मिल पाया, लेकिन खैर यहाँ पर आपको हर चीज़ तो मिल जाती है, ऐसा मैंने देखा है गूगल पर। तो खाने पीने से लेकर हर चीज़ मिल जाती है यहाँ पर। तो कभी आपको कुछ भी लेना हो तो यहाँ पर आप आके ले सकते हो। हालाँकि यहाँ पर भी महंगा ही है, इतना कुछ चीप तो देखा नहीं मैंने। अंदर गया था मैं, फ्रूट्स सब लिए थे मैंने, तो सब महंगा ही था वहाँ पर। जो ड्रैगन फ्रूट मैंने लिया था यहाँ से वो 200 रुपये का एक छोटा सा ड्रैगन फ्रूट था, तो है महंगा है यहाँ पर सब। और एक रेस्टोरेंट वेजिटेरियन लोगों के लिए, आनंद भवन वेजिटेरियन, यहाँ पर भी आप जगह खाना खा सकते हो। यहाँ पर भी अच्छा ही खाना मिलता है। हम इंडियंस के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर आप लिटिल इंडिया में हो तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है आपको। इंडियन वाला खाना मस्त में मिलेगा आपको। हालांकि मैंने अलेक्जेंड्रा रोड पर भी खाया था, लेकिन वहाँ पर थोड़ा महंगा था। मेरे पीछे मुस्तफ़ा सेंटर, वहाँ पर और मैं जा रहा हूँ आगे। और मेरे राइट में है पार्क होटल। फाइनली मैं फेरर पार्क एमआरटी स्टेशन पहुंच गया, जहाँ से मैंने नॉर्थ ईस्ट लाइन वाले एमआरटी पकड़कर सीधा चला गया लिटिल इंडिया, और वहाँ से लाइन चेंज करके यानी कि डाउनटाउन लाइन वाले एमआरटी पकड़कर सीधा चला गया बेफ्रंट एमआरटी स्टेशन।
बेफ्रंट एमआरटी स्टेशन का अंडरपास वाकई में काफ़ी खूबसूरत है, क्योंकि बेफ्रंट एमआरटी स्टेशन के अंडरपास को गार्डन्स बाय द बे तक फ्लोरल म्यूरल से सजाया गया है। और फाइनली मैं गार्डन्स बाय द बे पहुंच ही गया। तो फाइनली मैंने टिकट ले लिया है। दो टिकट मतलब दो इसके लिए मैंने टिकट लिया, एक तो फ्लावर डोम के लिए और एक दूसरा क्लाउड फॉरेस्ट के लिए। तो दोनों के लिए मुझे $28 भरना पड़ा। हालांकि कुछ भी एक अगर लेता मैं तो $20 पड़ रहा था, और दोनों मुझे $20 में पड़ रहे थे। तो मैंने दोनों ले लिए। शटल बस के थ्रू जाना है तो $3 अगर आपको ज़्यादा देना पड़ेगा, $3 देना पड़ेगा। अगर चल के जाना है तो फिर $3 देने की ज़रूरत नहीं है। तो मैंने शटल बस भी ले लिया। तो बस अब यहाँ से सीधा जाऊँगा क्लाउड फॉरेस्ट और फिर फ्लावर डोम। ये दोनों में से जो पहले आएगा वहाँ पर मैं चले जाऊँगा। तो बस $28 लिए टोटल। $28 यानी तकरीबन 1300 के आसपास है पड़ा है मुझे। तो ठीक है, तो अब मैं वहीं पर जा रहा हूँ और वहीं पर जाके आपसे मिलता हूँ। फाइनली पहुंच गया हूँ मैं क्लाउड फॉरेस्ट के यहाँ पर। तो बस अभी क्लाउड फॉरेस्ट और फ्लावर डोम दोनों पास में ही। तो बस अभी दोनों जगह जा रहा हूँ मैं, और फिर वहीं से आपको आगे की तस्वीरें दिखाऊंगा। तस्वीरें यानी आगे के वीडियोस दिखाऊंगा आपको। तो चलिए मिलते हैं वहीं पर। तो आ चुका हूँ मैं फ्लावर डोम में। तो बस अभी यहाँ पर तरह तरह के फ्लावर्स देखने मिल रहे हैं मुझे। फ्लावर डोम में आपको सिर्फ फ्लावर्स ही दिखाई देंगे, तो लेकिन अलग अलग तरीके के फ्लावर्स रहेंगे जो शायद ही आपने कभी देखे होंगे। तो बस मैं अभी यहाँ पर आ गया हूँ अंदर, और अभी अंदर के नज़ारे आपको दिखाता हूँ। अंदर किस तरह के फ्लावर्स है और क्या क्या अंदर देखने के लिए, वो सारे मैं आपको दिखा देता हूँ। तो चलिए देखते, यहीं से फ्लावर डोम की शुरुआत करते हैं। तो चलिए आपको दिखाता हूँ मैं सारे फ्लावर्स। बाय द वे, आगे बढ़ने से पहले फ्लावर डोम के बारे में एक बात तो मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा कि फ्लावर डोम के अंदर बहुत सारे गार्डन्स है दैट इज़ डिवाइडेड इनटू वेरियस कैटेगरीज सच एज कैलिफोर्नियन गार्डन, मेडिटेरेनियन गार्डन, साउथ अमेरिकन गार्डन, साउथ अफ्रीकन गार्डन एंड सो ऑन। लेकिन मैं शुरुआत करने वाला हूँ साइक्लोन गार्डन से। As water storing desert plants, cyclades belong to families such as cacti, aloes and crassulas. अगर आप इन पौधों को ध्यान से देखोगे तो आप पाओगे कि इनमें से कई प्रजातियों में खुद को बचाने के लिए एक शार्प स्पाइन्स भी होता है, और ये सारे के सारे प्लांट्स उन्हीं में से एक है। बाय द वे, फ्लावर डोम का वॉल्यूम 75 ओलंपिक आकार के स्विमिंग पूल के बराबर है, और फ्लावर डोम 3332 ग्लास पैनल से ढका हुआ है।
The roof is fitted with specially selected glass that allows optimal light in for plant while minimizing solar heat, allowing the conservatory to be cooled more efficiently. और ये है एलिफेंट्स फुट, और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ ये आप इसे देखकर ही समझ सकते हो। यह पौधा मेडागास्कर का मूल निवासी है और यह केंद्रीय पठार पर फैला हुआ है। और ये है वो पौधे जो सदर्न अफ्रीका में पाए जाते हैं। और यहाँ पर एक पेड़ को ड्रैगन के शेप में काटा गया था जो काफ़ी बढ़िया दिखाई दे रहा था, जिसकी मैंने कुछ तस्वीरें खींच ही ली। चलते चलते मैं बाओबाब की पेड़ की तरफ आ गया। यह एक ऐसा पौधा है जो कई सामान्य नामों से जाना जाता है। इस शानदार पेड़ को बॉटल ट्री के रूप में भी जाना जाता है, ऑल्सो नोन एज ट्री ऑफ लाइफ, क्योंकि यह अफ्रीकी सवाना निवासियों के लिए आश्रय, भोजन और कपड़े प्रदान करता है। फ्लावर डोम में देखने के लिए अन्य प्लांट्स में ड्रंकन ट्री, घोस्ट ट्री, साथ ही अफ्रीकी बाओबाब शामिल है, विच इज़ द लार्जेस्ट ट्री इन द गार्डन्स। या कुछ देर आराम करने के बाद मैं यहाँ से आगे निकल गया। और ये वॉरियर हेड स्प्रिंग स्टोन चपांगू स्कल्पचर मूवमेंट दैट वाज डोनेटेड बाय मिस्टर क्विस वेटेंग, और इसके पास में ये यूलोफिया पीटेस प्लांट। यहाँ पर इतने सारे प्लांट्स है कि आपको फ्लावर डोम एक्सप्लोर करने के लिए एक दिन भी कम पड़ जाएगा। साइकिलिंग गार्डन और बाओबाब ट्री देखने के बाद अब मैं यहाँ से आगे जा रहा हूँ। और ये सुडोबोम्बैक्स एलेप्टिकम, जिसे आमतौर पर शेविंग ब्रश ट्री के नाम से जाना जाता है। बहुत सारे फ्लावर्स देखने मिल रहे हैं, अलग अलग तरह के झाड़ देखने मिल रहे हैं। तो बस शायद यहाँ पर 2 से 3 घंटा तो जाएगा ही जाएगा मेरा। तो बस मैं देख रहा हूँ, एक्सप्लोर कर रहा हूँ, तरह तरह के झाड़ से, तरह तरह के, यानी देखा भी नहीं रहेगा मैंने, ऐसे झाड़ है यहाँ पर। तो बस लीव्स है, फ्लावर्स है, तो सब देख रहा हूँ मैं। और ये कुछ अच्छा लगा मुझे और भी, तो बस ये अभी देख रहा हूँ। और आगे भी बहुत सारे यूनिक झाड़ या पत्तियाँ या जो भी है आपके लीव्स के, अलग अलग प्रकार के झाड़ जो मैंने शायद ही कभी देखे रह गए। अच्छा किया मैंने कि इसका टिकट ले लिया है। तो अभी ये देख रहा हूँ मैं, और ये देखने के बाद फिर क्लाउड फॉरेस्ट भी जाना है। तो अभी आपको और भी दिखा दो फ्लावर डोम में और क्या क्या है। और ये है फ्लावर हाउस। अब मैं ठीक वहीं पर जा रहा हूँ। नीचे तक पहुँचा नहीं हूँ मैं, बस ऊपर ही ऊपर घूम रहा और ऊपर चले जा रहा हूँ।